पार्टी को बदला और देश की राजनीति का चेहरा बदल दिया। नाम है प्रशांत किशोर। कभी नरेंद्र मोदी की जीत की रणनीति बनाई तो कभी नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन खड़ा कर दिया। पर क्या आपको पता है इस आदमी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। चलिए इनकी कहानी के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। साल था 2007। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर काम करने वाला एक भारतीय युवक अपने देश लौट रहा था। उस वक्त उसे नहीं पता था कि आने वाले 10 सालों में वो भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक ब्रेन मशीन कहलाएगा। प्रशांत किशोर यानी कि पीके बिहार के बक्सर जिले में जन्मे। पढ़ाई पटना और दिल्ली से की। मकसद था दुनिया में कुछ बड़ा करना। संयुक्त राष्ट्र में हेल्थ सेक्टर के सलाहकार बने, पर दिल में एक ही ख्वाहिश था, देश के लिए कुछ कर दिखाना है। वो भारत लौटे और सबसे पहले पहुंचे राहुल गांधी के पास। सोचा कांग्रेस में कुछ कर दिखाऊंगा, लेकिन वहां उन्हें बस एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, अमेठी में अस्पताल बनवाने का। पीके को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका सपना सिर्फ अस्पताल नहीं, पूरे सिस्टम को बदलना था। और यहीं से उनकी कहानी ने मोड़ ले लिया। जी हां, साल था 2011। प्रशांत किशोर ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ईमेल भेजा। भारत में हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने के सुझाव के साथ मोदी ने ध्यान दिया और वहीं से शुरू हुआ इंडियाज मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टनरशिप। 2012 के गुजरात चुनाव में पीके की टीम ने पहली बार अपना काम किया। 3D प्रचार, चाय पर चर्चा और मोदी ऐप जैसे नवाचार भारी मुहिम चलाए। लोगों ने कहा यह चुनाव नहीं, मार्केटिंग की क्रांति है। फिर आया 2014, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव, जहां बीजेपी का चेहरा थे नरेंद्र मोदी, पर रणनीति की डोर थी प्रशांत किशोर के हाथों में। स्लोगन बना, अब की बार मोदी सरकार। हर पोस्टर, हर वीडियो, हर जिंगल पीके की टीम CAG यानी कि सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस से तैयार किया जा रहा था। देश भर में मोदी की ब्रांडिंग एक विकास पुरुष के रूप में हुई। नतीजा ऐतिहासिक जीत। लेकिन सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते वक्त कई हाथ छूट जाते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह और पीके के बीच दूरियां बढ़ी। पीके को पैरेलल पावर सेंटर कहा जाने लगा और धीरे धीरे दरवाजे बंद होते दिखाई दिए। पर राजनीति में हार का मतलब खत्म नहीं होता है। पीके के लिए यह बस एक नया मोर्चा था। साल 2015 बिहार चुनाव। नीतीश कुमार ने पीके को बुलाया। मिशन था भाजपा को हराना। पीके ने बनाया महागठबंधन, नीतीश, लालू और कांग्रेस एक मंच पर। स्लोगन था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नतीजा शानदार जीत। नीतीश ने आभार जताते हुए पीके को बनाया सलाहकार यानी कि कैबिनेट रैंक के साथ। पर राजनीति की किस्मत किसी को पता नहीं होती है। 2017 में जब नीतीश ने फिर भाजपा का दामन थामा, पीके का अध्याय वहीं बंद हो गया। अब पीके पहुंचे कांग्रेस के दरवाजे पर। 2016 में उन्हें यूपी और पंजाब चुनाव की कमान मिली। पीके ने खाट सभा और यूपी के लड़के जैसे मुहिम बनाई, लेकिन कांग्रेस का संगठन कमजोर था और नतीजा इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक था। पंजाब में जीत हुई, लेकिन श्रेय गया कैप्टन अमरिंदर सिंह को। पीके फिर एक बार राजनीति से बाहर और रणनीति में अकेला रह गए। लोग पूछते हैं पीके आखिर किसके साथ है? कभी मोदी के साथ, कभी नीतीश के साथ, तो कभी ममता के साथ, तो कभी जगन रेड्डी के साथ। पीके कहते हैं मैं किसी पार्टी का नहीं, किसी विचारधारा का नहीं, मैं देश के विकास के लिए काम करता हूं। उनका कहना है कि मेरा आइडियोलॉजी सेंटर लेफ्ट है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ बेहतर भारत है। 2022 में उन्होंने शुरू की जन सुराज यात्रा। लक्ष्य था बिहार में हर जिले में जाकर जनता की बात सुनना, राजनीति से ऊपर उठकर जनता के एजेंडे को मंच देना। अब पीके ना पार्टी में है ना सत्ता में, लेकिन जनता के बीच उनका प्रभाव आज भी बरकरार है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता। प्रशांत किशोर ने यह बात बार बार साबित की है। वह ना तो नेता है ना तो मंत्री है, पर हर चुनाव में उनका नाम चर्चा में रहता है, क्योंकि राजनीति में, इस खेल में रणनीति वही जीतता है जो खामोश रहकर सब पर नजर बनाए हुए रहता है। आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर की इस कहानी के बारे में और जो उनकी पर्सनालिटी है उनके बारे में?
क्या बिहार में जनसुराज की जो लहर दौड़ रही है, क्या वो अपना परचम लहरा पाएगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।